Hello students, let's start the first lesson of the book Flamingo, that is literature textbook of class 12th. That is Flamingo is the main book of class 12th. The last lesson is the first chapter of your book. Okay. At first we will get some brief introduction about the lesson, about the author. Okay, and about lesson also. Alphonse Daudet, he was a French novelist. He was born in 1840 and died in 1897, and he was a novelist and short story writer also. The last relation is set in the days of the Franco-Prussian War. कहने का मतलब set in का मतलब क्या, ये लेशन तब लिखा गया था, ये स्टोरी द लास्ट लेशन तब लिखा गया था जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रही थी. और ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर कब चल रही थी, कब हुआ था? फ्रैंको प्रूशियन वॉर वॉज इन 1817 to 1871. ओके, जिसमें क्या हुआ था? इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस को डिफीट किया था. किसने डिफीट किया था? फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया. किसने डिफीट किया था? प्रूशिया ने. और प्रूशिया का लीडर कौन था उस समय? बिस्मार्क. प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ, उस समय प्रूशिया में कौन कौन से कंट्री थे? नेशंस ऑफ जो अभी आपके कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. उस समय ये सारे मिलके प्रूशिया कंट्री को, मतलब उस समय प्रूशिया, ये सारे कंसिस्ट थे, सारे कंट्रीज प्रूशिया में आते थे. इस कहानी में आप क्या पढ़ोगे? इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सिस एंड लोरेन. ये फ्रांस का जो डिस्ट्रिक्ट था, दो डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सा? या एक आपका हो गया कौन सा? एल्सिस, और दूसरा आपका हो गया लोरेन. ठीक है, दूसरा लोरेन हो गया. तो ये दोनों कंट्री जो क्या थे, हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स. इट मीन्स क्या, ये दोनों किसके अंडर में चले गए? प्रूशिया के हाथ में. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. फाइंड आउट आपका फ्रेजल वर्ब है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था या आपने पढ़ा भी होगा. फाइंड आउट इज अ फ्रेजल वर्ब. फाइंड आउट क्या है? फ्रेजल वर्ब है, जिसका जो यूज़ किया जाता है किस सेंस में? पता लगाना. फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. और इसका क्या इफेक्ट पड़ा स्कूल लाइफ पे? याद रखना, इफेक्ट नाउन है और अफेक्ट मेन वर्ब है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एक्सप्रेशन आपको बीच में मैं बताते जाऊंगी, ऐसे कुछ बता देती हूँ. फर्स्ट वन इज लेट मी टेल यू. फर्स्ट वन इज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ. इन ग्रेट ड्रीड ऑफ यानी जब आप किसी को आपको किसी चीज़ से बहुत डर होता है. काउंटेड ऑन, काउंटेड यानी आप किसी चीज़ पर भरोसा करते हो, किसी चीज़ पर डिपेंड रहते हो. लेकिन यहाँ भरोसे के सेंस में नहीं काउंटेड ऑन का यूज़ हुआ है. यहाँ पर किस सेंस में यूज़ हुआ है? यहाँ पर काउंटेड ऑन का यूज़ हुआ है डिपेंड के सेंस में. आप जैसे ही स्टोरी शुरू होगी आपको पता चल जाएगा. ओके, सो एट फर्स्ट लेट मी स्टार्ट द लेसन, और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बता दूँगी, इसलिए इसको यहाँ छोड़ते हैं. कहानी में जैसे जैसे एक्सप्रेशन आएंगे आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. आपकी कहानी जो है, इसमें नरेटर कौन है? फ्रेंच कौन है? एक ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ बॉय. और कहानी शुरू होती है इस चीज़ से कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है. इस दो पैराग्राफ में आप ये जानोगे कि फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन. वो एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जा रहा है और उसने एक लेसन प्रिपेयर नहीं किया है. कौन सा लेसन? उसके स्कूल में उसके टीचर का नाम क्या है? मिस्टर हैमल, जो कि आप बुक में एम हैमल करके दिया हुआ है. उन्होंने दिया था स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स पर रूल लर्न करने के लिए, मतलब उसके नियम. जैसे आप ग्रामर पढ़ते हो तो उसका रूल याद करना होता है, वैसे ही. लेकिन उसने नहीं किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, और इसलिए वो बहुत डरा हुआ है. ओके, और दूसरी चीज़ आप ये देखोगे कि वाइल ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल. वाइल ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल मतलब जब वह स्कूल जा रहा होता है तो एक क्राउड देखता है. शॉ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जनरली जहाँ पे हमारे न्यूज़ आते हैं. ठीक है, लेकिन इस स्टोरी में जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर आप ये जो फ्रेंच रेफर करेगा वो बताएगा कि ये जो वॉर चल रहा था, शुरू में ही मैंने बता दिया कि ये कहानी कब लिखी गई थी? फ्रैंक प्रूशियन वॉर के टाइम में. तो बुलेटिन बोर्ड पे वॉर से रिलेटेड
न्यूज़ आते थे। ये आप लोगों की मैंने इसलिए आपको शुरू में बता दिया कि इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। चलिए, सो आई स्टार्टेड। यहाँ पर आई किसके लिए यूज़ हुआ है? आई हैज़ बीन यूज फॉर फ्रेंच, याद रखना, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में पूछेगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में और उस समय आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट रीड। आपका ये फ्रेज आ गया, एक्सप्रेशन, सॉरी इसको फ्रेज नहीं बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। वो बोल रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, इसने स्कूल जाना शुरू किया लेकिन उससे इसे बहुत लेट हो गए। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और इसे बहुत डर था किस चीज़ का? बिंग स्कोल्डेड, कि उसे डांट पड़ेगी। किससे? especially because M. Hamel had said that he would question us on participles। कारण क्या था उसके डर का? मैंने बताया एम हैमल कौन है? उसके टीचर। और उन्होंने क्या कहा था कि वो उन लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे किस चीज़ पर? पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जैसे आपका ग्रामर इंग्लिश में पार्टिसिपल्स होते हैं, तो अदर लैंग्वेजेस में भी पार्टिसिपल्स होते हैं, उन्होंने कहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और ये बोल रहा है क्या कि वो एक वर्ड भी ये नहीं जानता था, यानी इसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ बिंग स्कोल्डेड बाई हिज टीचर। अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि वाई डिड फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ, और वाई वॉज फ्रेंच इन ग्रेट ड्रेड ऑफ फियर, तो बिकॉज he had not learned the rule of participles and that's why he was afraid of being scolded by his teacher। अब देखो, उसने चूंकि होमवर्क नहीं किया था तो उसे लगा कि चलो क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए उसको लगा कि स्कूल नहीं जाते। ओके, सी फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए उसे लगा, फॉर अ मोमेंट आई थॉट, आई मीन्स कौन? फ्रेंच ने सोचा, रनिंग अवे, कि वहाँ से वो भाग जाए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स यानी मतलब घर से बाहर, स्कूल से बाहर। उसने सोचा कि चलो स्कूल नहीं जाते हैं, बाहर ही रह जाते हैं। जैसे जनरली स्कूल बहुत बच्चे तो नहीं कह सकते, कुछ बच्चे बंक करते हैं, समटाइम्स इट हैपन्स, नॉट ऑलवेज। इट वॉज सो वॉर्म, इतना, क्योंकि उसने सोचा कि नहीं बाहर ही रहते हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट, 1 मिनट के लिए इसने सोचा क्या कि बाहर ही रहते हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑन रनिंग अवे, कि वहाँ से भाग जाते हैं। रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग, ये दोनों पार्ट ऐसे भी आपका पार्टिसिपल है, ठीक है। रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, यहाँ आउट ऑफ डोर्स का मतलब होगा आउट ऑफ स्कूल। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्यों? ही फेल्ट टेम्प्टेड, फ्रेंच जो था टेम्प्टेड फील किया। याद रखना, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, टेम्प्ट वॉज जनरली निगेटिव सेंस में यूज़ होता है, क्योंकि आप व्हेन डू यू फील टेम्प्टेड, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ यूज्ड इन दैट सेंस ऑल्सो। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, लुक नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हैज़ बिन गिवन, यानी वो खुशी दिखा रहा है कि ये बहुत अच्छा लग रहा था। वेदर वॉज सो नाइस, द बर्ड्स वर चॉपिंग, चर्पिंग मीन्स चिड़ियों की आवाज़ को, साउंड ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी जंगल। रिमेंबर, WOOD, वुड यानी लकड़ी, बट उसमें जब एस आप लगा देते हो तो इट बिकम्स जंगल, मीनिंग इज चेंज। जैसे वाटर, वाटर्स, वाटर पानी, लेकिन जब वाटर्स बोलते हो तो वाटर बॉडीज़ में आता है, सीज, ओशियंस, ऐसे करके आते हैं। गुड, अच्छा एडजेक्टिव है, लेकिन जब आप बोलते हो गुड्स, उसमें एस लगा देते हो तो वो उसका मतलब क्या हो जाता है? सामान। तो चिड़िया चहचहा रही थी जंगल में। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉमिल, शॉमिल परहैप्स यू पीपल नो, शॉमिल जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं। एंड इन द ओपन फील्ड, शॉमिल के पीछे में पूरा खुला था फील्ड जैसा, वहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स जो थे, कौन? प्रूशियन सोल्जर्स। वो लोग क्या कर रहे थे? प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज नहीं कह सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और फ्रेंच को लगा कि ये सारी चीज़ें जो थी, मीन्स वेदर, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स एंड ऑल दोज साइट्स दैट ही वॉज वॉचिंग और इंजॉइंग, उसको लगा ये सब ज़्यादा अच्छा है कंपेरिजन टू रेदर देन रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन इसने एक बात कही, इसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि इसने ये बोल रहा है कि आई हैड द स्ट्रेंथ,
यानी इसमें एक बहुत बड़ी बात थी कि अपने आप को रेसिस्ट कंट्रोल कर सकता था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से ये कहाँ चला गया, स्कूल में। इट मीन्स वॉट, फ्रेंच डिड नॉट वाइल अवे हिज टाइम, उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। और however he has not learned the rules on participles, उसने नहीं याद किया था, लेकिन फिर भी वह स्कूल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. मैंने आपको बताया बुलेटिन बोर्ड क्या चीज़, मैंने कहा कि जहाँ पे वो न्यूज़ आते हैं, लेकिन इस लेशन में आपका बुलेटिन बोर्ड का मतलब ये होगा, यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पर इन लोगों का जो भी न्यूज़ आता था वॉर से रिलेटेड, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं गुजर रहा था, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, कहाँ से गुजर रहा था, टाउन हॉल से। देयर वॉज अ क्राउड, इसने क्या देखी, एक भीड़ देखी, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years, ये फिर बता रहा है कि 2 साल से ऑल आर बैड न्यूज़, कैसे न्यूज़, बैड न्यूज़, इसके जितने भी बैड न्यूज़ थे कम फ्रॉम देयर का मतलब क्या, बुलेटिन बोर्ड पे जो भी न्यूज़ रिलेटेड टू वो वहाँ पे दिखाए जाते थे। और वो न्यूज़ कौन कौन से थे, विच आर दोज बैड न्यूज़, देखो बैड न्यूज़ में हो गया आपके द लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स एंड, तो ये सारे न्यूज़ आते थे किसके चीज़ के, कि ये लोग युद्ध हार गए थे, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, देखो यहाँ पे हाइफन दिया है, यानी यहाँ तक ये न्यूज़ रुक गया। और उसके बाद ये सब सोचकर उसने सोचा तो अब क्या हो सकता है, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, ये अपने आप में सोचा, लेकिन ये रुका नहीं, ही केप्ट ऑन वॉकिंग विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, इसने सोचा अब क्या बात हो सकती है। ओके, पिछले 2 साल से जितने भी वॉर से रिलेटेड न्यूज़ थे वो सारे वहीं से आए थे, और फ्रेंच उनको क्यों बैड बोल रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं था जो फ्रांस के लिए फेवरेबल था। ओके, उसे दैट्स वाई ही टोल्ड कि जितने भी बैड न्यूज़ थे वहाँ से आए थे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरा, अब आते हैं देन एज आई हरीड, बोल रहा है देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, ये बोल रहा है कि मैं जितनी तेज़ी से जा सकता था उतनी तेज़ी से मैं चला। द ब्लैक स्मिथ, द वॉचर हु वॉज देयर, वॉचर जो गार्ड होता है, ये सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। उस क्राउड में इसने मेंशन किया इन 2 लोगों के बारे में, और भी लोग थे, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, उनके जो टूल्स थे वो लेकर खड़े थे। रीडिंग द बुलेटिन, वो लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो पढ़ते हुए न्यूज़ पढ़ रहे थे, जब उन लोगों ने इसको जाते हुए देखा तो कॉल्ड आफ्टर मी मतलब इसको बोला डोंट गो सो फास्ट बब, हियर बब बॉय के लिए यूज़ हुआ है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, उन लोगों ने कहा कि जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको स्कूल जाने के लिए बहुत समय मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, इट वॉज अ सटायर इन फैक्ट, ये आयरनी था, क्योंकि वो लोग ये क्या, इनफैक्ट अब तो स्कूल वो चलेगा नहीं, स्कूल आज से उसका ये लेशन ही आपका दिया हुआ है, द लास्ट लेशन। ओके, तो उन लोगों ने कहा कि बहुत समय है, इट मीन्स अब वो कितना भी लेट से जाए, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। ओके, इसने क्या सोचा, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, इसने सोचा आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसने सोचा कि ये लोग इसका मजाक उड़ाते हुए ऐसा बोले हैं। एंड रिच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और कहाँ पे पहुँच गया, स्कूल में, एम हैमल्स के गार्डन में जहाँ वो क्लासरूम था। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स पैंटिंग, जो आप सांस लेते हो, बहुत तेज़ी से दौड़ते हो या तेज चलते हो, एंड स्टार्टेड टू योर ब्रीदिंग रेट इज़ नॉट नॉर्मल, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ ब्रीथ या फिर पैंटिंग। ओके, इन दिस पैरा, नेक्स्ट पैरा, इस पैरा में आपको वो फ्रेंच बताता है कि जनरली क्या सीन रहता था जब वो वहाँ पे पहुँचता था अपने स्कूल में। ओके, और उस दिन क्या डिफरेंस था, सी
usually what happened, usually when school began there was a great bustle means noise. ये बता रहा है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जनरली ऐसा होता था कि जब स्कूल शुरू होता था देयर वाज अ ग्रेट बशल, बहुत नॉइज़ और शोर शराबा रहता था। शोर यानी बच्चों का नॉइज़ ही बोल सकते हो। जब स्कूल में ऑलरेडी ऑब्वियसली बच्चे होते हैं तो नॉइज़ तो होती ही है। तो आप लोग समझ सकते हो स्कूल का क्या सीन होता होगा, होता होगा क्या होता है। आप भी स्टिल यू आर इन स्कूल। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बशल विच कुड बी हर्ड, और उस बसल को यानी उस नॉइज़ को सुना जा सकता था। कहाँ से? बाहर से ही सुन सकता था कोई भी। विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, गलियों में आराम से सुनी जा सकती थी उस नॉइज़ को। और वो नॉइज़ किन किन चीज़ों की थी? द बसल वॉज, वो नॉइज़ किस चीज़ का था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेशंस रिपीटेड इन यूनिसन। आपने बचपन में पढ़ा होगा ये, सिंस इट वॉज एन एलिमेंट्री स्कूल, तो नहीं इन यूनिसन यानी जब एक साथ बच्चे कोई चीज़ बोलते हैं। आपने ऐसे पढ़ा होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, ओके। तो इन सब चीज़ों की आवाज़, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क खोलने की बंद करने की आवाज़, वेरी लाउड विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड, इतनी तेज़ होती थी कि ये लोग जब बोलते थे तो अपने कानों पे हाथ रखते थे ताकि ये अच्छे से समझ पाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, आपने अपने क्लासेस में भी देखे होंगे टीचर डस्टर या रूल को हिट करते हैं टेबल पे या पोडियम पे, दैट वन इज कॉल्ड रैपिंग। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, ओके। ही वॉज सरप्राइज, ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि लेकिन इस समय क्या था? एवरीथिंग वॉज स्टिल, सब कुछ क्या था? सब कुछ बिल्कुल शांत था। एवरीथिंग वॉज स्टिल, यहाँ पर इस वर्ड को आप समझेंगे स्टिल, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक चीज़ मैं स्टिल के बारे में बताती हूँ। स्टिल इज़ द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन मेनी सेंस, इसके बहुत जगह यूज़ होते हैं। एक स्टिल तो एडवर्ब के सेंस में यूज़ होता है, जब आप बोलते हो कि स्टिल आई हैव नॉट कम्प्लीटेड, आई हैव नॉट कम, स्टिल एक वो सेंस में हो गया कि अभी भी नहीं किए हो। एक स्टिल शांत के सेंस में, जब कोई मूवमेंट नहीं है, देयर इज़ नो नॉइज नो बशल। और एक स्टिल होता है सीन, मूवी का सीन, उस सेंस में भी स्टिल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका स्टिल के सेंस में यूज़ हुआ है शांत के सेंस में। फ्रेंड्स हमें बताना चाहता है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे देयर वॉज नो बशल, देयर वॉज नो नॉइज, एवरीथिंग सो स्टिल, ओके। आई हैड काउंटेड ऑन, देखिए आपका आ गया जो मैंने उस समय आपको बोला था कि काउंटेड ऑन यानी ऐसे होता है भरोसा करना, ओके। लेकिन इस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, दो तरह की मीनिंग्स होती हैं। एक तो आपकी मीनिंग हो गई लिटरल और एक हो गया कॉन्टेक्चुअल। यहाँ पर आपका आते हैं काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन यानी यहाँ पे डिपेंड के सेंस में हो गया। ऐसे काउंट यानी रिलाई होता है, भरोसा करना, लेकिन यहाँ पर डिपेंड के सेंस में हो गया। फ्रेंच बोल रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। देखिए कमोशन आपका सिनोनिम्स हो गया, याद रखना स्टूडेंट्स, बशल, नॉइस, कमोशन, तीन आपके सिनोनिम्स हो गए। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द, ओके। वैसे ही तो कमोशन टू गेट टू, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता था? कमोशन पे, टू गेट टू माई डेस्क। किस लिए उसने ऐसे बोला डेस्क? इसलिए कि ये जब भी लेट होता था, वेन एवर ही गॉट लेट, जब भी इसे लेट होती थी तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता था? शोर शराबा होते रहता था, उसी में ये अपनी सीट पे पहुंच जाता था विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय हिज टीचर, ओके। सो टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, विदाउट बीइंग सीन यानी कोई इसका टीचर नोटिस नहीं करते, इसके टीचर नोटिस कोई नहीं, देयर वॉज ओनली वन टीचर, एम हैमल। बट of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। ये लाइन सिमिली में आप ले सकते हो क्योंकि उस दिन के, ठीक है, उस दिन के क्वाइट, अब यहाँ पर देखो दो सिनोनिम्स आपका आ जाएगा, क्वाइट और स्टिल, ये आपका सिनोनिम्स हो गया, क्वाइट एंड स्टिल। तो ये उस दिन शांत था, कैसा? इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड, the stillness of that day is being compared to the Sunday's morning। बोल रहा है कि उस दिन इतना शांत था,
ऐसा लग रहा था आज संडे हो, क्योंकि संडे को जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो कोई नॉइस, कोई बस चल, कोई कमोशन नहीं होती है। थ्रू द विंडो आई शॉ माई क्लासमेट्स, फ्रेंच ने विंडो से देखा। ही वॉन्टेड टू बी श्योर इफ चिल्ड्रन वर देयर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पे बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हैमल क्लास में चल रहा था अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, वो एक आयरन रूलर लिए हुए थे और वो आयरन रूलर कहाँ था? अंडर हिज आर्म, उनके आर्म के नीचे, आर्म के में रखा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, फ्रेंच ने सोचा कि इसको कैसे जाना था। ही हैज़ टू ओपन द डोर, इसको दरवाज़ा खोलना था और इसको कैसे जाना था? एंड गो टू बिफोर एवरीबडी, और क्लास में से सबके सामने घुसना था, ठीक है, एंटर करना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, फ्रेंच इज टेलिंग अस, शेयरिंग अस, कि आप समझ सकते हो कि कैसा ये ब्लश इसको फील कर रहा होगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, ये बोल रहा है कि मैं कितना फ्राइटेंड था। यहाँ पर आप देखो इसका भी सिनोनिम्स आपको मिल गया, अफ्रेड, फ्राइटेंड। ओके, जनरली वो तो छुप के जाता था, अब पूरी शांति थी उसमें जाना। जब आपने ये फील भी किया होगा जब आप क्लास में एंटर करते हो या कभी आप लेट हो जाते हो और स्टडी इज़ गोइंग ऑन, योर टीचर इज़ इन क्लास, तो उस समय तो ऑब्वियसली क्या होता है, यू फील अ लिटिल बिट ऑकवर्ड। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। फ्रेंच वॉज फ्राइटेंड, French was frightened, afraid of being scolded by M. Hamel, afraid of M. Hamel being scolded, क्योंकि एक तो उसने रूल नहीं याद किया था, दूसरा वो लेट था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बट नथिंग हैड हैपेंड। एम हैमल शॉ मी, एम हैमल ने इसे देखा, शॉ मी, एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत अच्छे से कहा, उनको क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। मिस एम हैमल ने इसे कुछ नहीं कहा। एम हैमल सेड नथिंग टू फ्रेंच, ओके, सिंपली ही जस्ट इंस्ट्रक्टेड हिम टू गो एंड टेक हिज सीट। फर्दर ही एडेड कि वो लेसन शुरू करने जा रहे थे उसके बिना ही। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, फ्रेंच बोल रहा है कि वो जंप किया ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर से ही, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, अपने डेस्क के पास बैठ गया। नॉट टिल देन यानी तब तक क्या हुआ था? तब तक उसने एक चीज़ नहीं नोटिस की थी। When I had got little over my fright, ये देखो इस लाइन का मतलब क्या? When I had got a little over my fright, got over यानी थोड़ा सा इसको थोड़ी इसकी डर कम हुई, इसने कंट्रोल, थोड़ा सा उसको ये लगा, कंट्रोल किया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, इसने नोटिस किया कि उसके टीचर कैसे अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे, बहुत अच्छे ड्रेस में थे। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, आई थिंक इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर यू। फ्राइट एक वर्ड है, फ्राइट ऐसे नाउन है, नाउन से इसका वर्ब बनाते हैं तो आपका फ्राइटन हो जाता है। ओके चलो, हिज फ्रिल्ड, उनका कोट कैसा था? हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, फ्रिल्ड शर्ट था एंड फ्रिल्ड के इमेज मैं आपको दिखा दूँगी और प्लीज़ ट्राई टू से इट योर सेल्फ, ओके। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सारा क्या था? एम्ब्रॉयडर किया हुआ था। ओके नाउ सी व्हाट हैपेंड, एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वॉर, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, मतलब वो उनका जो ब्यूटीफुल ड्रेस था वो सिर्फ वो कब पहनते थे? वर्ड एक्सेप्ट, ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी वो उस ड्रेस को कुछ स्पेशल ओकेज़न पे ही पहनते थे, ऐसा नहीं था कि वो हमेशा उसको पहनते थे। तो इसको लगा कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दैट डे, ओके। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वॉज जस्ट नोटिसिंग सम weird things on that particular day. Besides एक और बात क्या थी? Besides ये तो चीज़ थी ही, इसने और क्या नोटिस किया? What else he noticed on that day? देखो, the whole school
seemed so strange and solemn. Solemn word का मतलब होता है serious. Okay, solemn means serious, शांत था. But the thing that surprised me, लेकिन कौन सी चीज़ इसको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया most was to see, क्योंकि इसने क्या देखा ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा क्या रहता था, खाली रहता था. ठीक है, खाली रहता था. इसने क्या नोटिस किया, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, वहाँ पे कौन लोग बैठे हुए थे, गांव के लोग चुपचाप शांति से बैठे हुए थे. एंड हु अमंग देम, हु वर द पीपल अमंग देम, उसमें ओल्ड हॉजर था विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, और वो क्या पहने हुए था, हैट जो कि 3 कॉर्नर था. द और कौन थे, सी और कौन थे उनके साथ, एक मिनट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग थे. मैं बता ही रही हूँ कि उसने बहुत अनयूजुअल थिंग्स उस दिन नोटिस किया स्कूल में. एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई बहुत उदास दिख रहा था. एंड हॉशर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉशर ने क्या लाया था, प्राइमर. हम लोग जब छोटे थे ना तो छोटे प्राइमर्स में बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक कुछ इनिशियल का काउंटिंग, टेबल और कुछ लेटर्स. थम्ड एट द एजेस, जो किनारे से मुड़ा हुआ था. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो बैठा हुआ था और नीज पर उसने बुक को खोल के रखी थी. विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने अपनी किताबें घुटनों पे रखी थी, किताबें खुली थी और उस पर उसने अपने स्पेक्टिकल्स को रखा था, ग्लासेस को. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल आई वॉज वंडरिंग, जब फ्रेंच इन सारी चीज़ों को देखकर मतलब आश्चर्य कर ही रहा था, तभी क्या हुआ, एम हैमल माउंटेड, माउंटेड के लिए दूसरा वर्ड आप क्या यूज़ करोगे, क्लाइंब्ड, माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव, देखो ग्रेव का भी सिनोनिम्स अभी हमने ऊपर देखा था, क्या सोलम, ग्रेव एंड जेंटल टोन विच हैड यूज्ड टू मी, और उसी जो सेम टोन ये यूज़ करते थे फ्रेंच के साथ ही. इतना तो हमें आइडिया मिल गया है कि फ्रेंच वॉज नॉट सो सिंसियर इन हिज स्टडीज़, तो ऑब्वियसली वो बात करते होंगे उससे. सेड, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to learn only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. Okay? What was the announcement that was made by his teacher? Okay? सडनली द टीचर, हम लोग देखते हैं कि अचानक से टीचर जो उसके थे वो क्या किए, सडनली द टीचर माउंटेड ऑन हिज चेयर एंड अनाउंस दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास. क्यों, कुर्सी पे चढ़ गए और कहा कि ये उनका लास्ट क्लास है. क्यों है, एज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट, कि सिर्फ कौन सी भाषा में एजुकेशन इम्पार्ट की जाएगी यानी दी जाएगी, सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन. और एक चीज़ जान लो, जब भी कोई कंट्री किसी को इंस्लेव करता है तो सबसे पहले वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करता है. ओके, फ्रेंच वॉज शॉक टू हियर दिस. अब देखो क्या इसका इफेक्ट पड़ता है. व्हेन टीचर अनाउंस्ड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास, व्हाट वाज द reaction of French? Okay, see, what a thunderclap these words were to me. Thunderclap means it's what so surprising. Okay, shocking. So it was a great shock. For whom? French was shocked to hear this, and suddenly his books, which had seemed a burden, became very dear to him. Okay, देखो क्या हुआ. Oh, the riches is the word to show your surprise. Oh, the riches. That was what they had put up at the town hall. And now he got it. कि अच्छा है. This was the news that was put on bulletin board. Who thought? Friends ने सोचा. Oh, that was, यहाँ पे that was किस चीज़ को रेफर कर रहा है? That was रेफर कर रहा है वो जो वहाँ पे जो न्यूज़ थी when he was on his way to school,
क्या हुआ था, उसने क्या देखा था कि लोग खड़े थे बुलेटिन बोर्ड के पास। तब इसको समझ में आ गया, नाउ ही गॉट वाई पीपल वर स्टैंडिंग ओवर देयर एंड व्हाट वाज द न्यूज़। My last French lessons. Why? I hardly knew how to read and write. Who said? French. France. French. My last French lesson. My sorry, my last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. How sorry I was for not learning my lessons, for shaking birds' edges or going slide on the saw. My books that had seemed such a nuisance as while away, so heavy to carry. My grammar and my history to the sense were old friends now that I couldn't give up. ठीक है, अब इसको क्या लगने लगा, इट वॉज अ थंडर क्लैप ओवर हिम। ये क्या सोच रहा है, हाउ सॉरी आई वॉज। हाउ सॉरी का मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बताना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी था ये जानकर कि अब उसके लेशन को वो दुखी था कि उसने लेशन नहीं पढ़े थे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कि वो बग करके क्या करता था, बाहर ये सारे काम करता था, लाइक सीकिंग बर्ड्स एग, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सास, इट्स अ टाइप ऑफ स्विमिंग। ओके, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यू सेंस, अभी तक जो किताबें उसको क्या लगती थी कि वो बीच में उसके एंटरटेनमेंट में क्या चीज़ है, रुकावट है। वाइल अगो सो हैवी टू कैरी, पहले उसको लगती थी कि ये बुक्स बहुत हैवी है, अब क्या हो गया था, माई ग्रामर, इसकी ग्रामर की बुक, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब ये अलग नहीं करना चाह रहा था इनको, इससे पता चल गया ओके कि अब इसका लास्ट लेसन। एंड एम हैमल टू, नॉट ओनली दिस, उसके टीचर जो एम हैमल थे, द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे, ये ऐसे ही मन में उसके ये आइडिया है कि वो जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। सब कुछ भूल गया, कैसे वियर्ड थे, कैसे गुस्सा करते थे, ही जस्ट फॉरगॉट ऑल अबाउट दिस थिंग्स। और उसे सिर्फ क्या होने लगा, ही वॉज सॉरी। ओके, पुअर मैन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, फॉर होम, फॉर एम हामल। उसने कहा पुअर मैन, यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं होगा, यहाँ पुअर का मतलब हेल्पलेस। इट हैज़ बिन यूज्ड, फ्रेंच ने ये वर्ड किया है हैमल के लिए कि वो अभी बहुत हेल्पलेस थी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेशन दैट ही हैड पुट ऑन, पुट ऑन आपका फिर आ गया एक फ्रेजल वर्ड, पुट ऑन मीन्स वेयर, तो ये इसी ऑनर में क्या था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। ठीक है, अब नाउ फ्रेंच गॉट कि यही कारण था कि एम हैमल ने अपने नए ड्रेस पहने थे, नया क्लोथ्स पहना था। एक और चीज़ मैं बता दूँ, CLOTH, क्लोथ मीन्स अनस्टिच्ड कपड़े होते हैं, सिले हुए नहीं, लेकिन जब आप बोलते हो क्लोथ्स तो ये ड्रेसेस, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, दिस वन इज कॉल्ड क्लोथ एंड दिस वन इज कॉल्ड क्लोथ्स। ओके, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब ये समझ गया क्या, नेक्स्ट मैथ, बिफोर दैट सी, अब ये समझ गया एक चीज़ और, इसने इसे पता चल गया, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, कि गांव के बूढ़े लोग वहाँ क्यों बैठे थे, दे आर इन द बैक ऑफ द रूम। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो लोग भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो लोग भी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका वे था क्या, इस तरीके से वहाँ पे वो आकर हमारे टीचर को, देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अब फ्रेंच नाउ गॉट इट कि गांव के लोग वहाँ क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि वो थैंक करना चाहते थे मिस्टर हैमल को उनके 40 years के सर्विस के लिए, और अपना वो रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे कंट्री के प्रति जो कि अब उनका नहीं था, दैट वॉज देयर्स नो मोर।
अब एक चीज़ और, यहाँ देयर्स के बारे में भी मैं बता दूँ आप लोगों को। एक वर्ड है यहाँ पे देयर्स, देयर, देयर्स, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं और बहुत ये कॉमन मिस्टेक्स होता है। नन ऑफ अस नो कि आप इसमें आप कंपटीशन की तैयारी करोगे आगे चल के और किस चीज़ की करोगे, लेकिन इट वुड बी हेल्पफुल इन एवरी फील्ड। ओके, तो आप समझ लो डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर्स। THEIR देयर वो प्रोनाउन है, यानी सॉरी देयर वो एडजेक्टिव है, यानी या फिर आप सिंपली समझ लो THEIR के बाद नाउन आएगा, जबकि THEIRS के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। ओके, इट्स प्रोनाउन एंड देयर इज एडजेक्टिव। नाउ मूव। अब देखो इस पैरा में आप क्या देखोगे, इस पैरा में आप देखोगे कि मिस्टर हैमल अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे ब्लेम कर रहे हैं देखो। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल आई वॉज फ्रेंच वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इसने सुना कि उसका नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब एम हैमल की इसकी फ्रेंच की बारी थी रिसाइट करने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle of although, लेकिन यह नहीं बोल पाया। Very loud and clear and without one mistakes, और ये सोचने लगा कि कितना अच्छा होता अगर ये बोल पाता बिना किसी एक मिस्टेक के। But I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, लेकिन यह पहले ही वर्ड में मिक्सड अप हो गया क्योंकि इसने कुछ तैयारी ही नहीं की थी। माई हार्ट बीटिंग, इस कह रहा है इसका हार्ट बीट जोरों से बढ़ गया। ही वॉज गेटिंग नर्वस, सॉरी, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यह किसकी तरफ देखे, लुक अप मतलब एम हैमल की तरफ देखे। आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वॉन्ट स्कूल्ड यू, एम हैमल ने उसको क्या कहा, सी एम हैमल ने कहा आई वॉन्ट स्कूल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम तो खुद ही बुरा फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, फिर ये बताने लगे, एम हैमल बोलने लगे, ही जस्ट एश्योर्ड फ्रेंच दैट ही डिडंट नीड टू अफ्रेड ऑफ, और बोले कि देखो कैसा था कि हर दिन हम अपने आप को ये कहते रहें, आह वाह वाह, वी हैव मच टाइम, वी हैव वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, कहते रहे कि कल याद कर लेंगे, कल कर लेंगे। नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ आ गए। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, शी पुट्स ऑफ फिर से आपका हो गया फ्रेजल वर्ब, पुट्स ऑफ का मतलब हो गया पोस्टपोन्ड कर देना। ओके, पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, इसने भी पोस्टपोन कर दिया। नाउ दिस फेलोज आउट देयर, अब यहाँ पे दोज फेलोज किसको रेफर कर रहा है, दोज फेलोज इज बीइंग रेफर्ड फ्रेंचमैन नीदर स्पीक, यहाँ पे फ्रेंचमैन को रेफर कर रहा है, फ्रेंचमैन, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बोला कि देखो तुम लोग यहीं के इनहैबिटेंट हो, इनहैबिटेंट नहीं, यू आर द कंट्री मैन, फ्रांस इज योर कंट्री, but you are unable to learn your language, but you are not the worst, poor little French। फिर एम हैमल ने फ्रेंच को कहा कि इसमें उसकी गलती नहीं है। He did not blame French, we've all a great deal to reproach ourselves with, कि हम सारे लोगों को रिप्रोच करना हुआ। We just M. Hamel blamed all persons, even himself also. M. Hamel also blamed himself. Okay. Further, M. Hamel said that even many parents had preferred to send their children to work than. कैसे, आगे के पैरा में देखें। Your parents were not anxious enough. तुम्हारे पेरेंट्स भी थे, वो भी बहुत एंक्शियस नहीं थे, एंक्शियस इज एन एडजेक्टिव, वो एंक्शियस नहीं थे टू हैव यू लर्न, कि तुम सीखो। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, क्यों नहीं थे, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने बच्चे को काम पर लगाया फार्म में,
और एट द मीन्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको और कुछ ज़्यादा पैसे आए. एंड आई सी, आई मीन्स अपने आप को बोल रहे हैं. इन्होंने कहा कि and I means M. Hamel. I have sent you to water my flowers instead of learning your lessons. M. Hamel blamed himself also because sometimes it happened that he sent the students to water the plants of his gardens. And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? For M. Hamel blamed himself. Many times it happens that mm, many times he happened that he had given a holiday to students when he wanted to go fishing. इसमें है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि जब वो फिशिंग पे जाना चाहते थे तो उन्होंने फिशिंग यानी ये मछली पकड़ने के लिए तो वो बच्चे को छुट्टियाँ दे देते हैं. Now see, then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French languages. उसके बाद एक से then from one thing to another, M. Hamel went on to talk, बोलते रहे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest. How did he say? उन्होंने कहा कि फ्रेंच जो है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. और कैसे? बिकॉज इट इज़ द क्लियरेस्ट, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. एक चीज़ और, उन्होंने अपने लैंग्वेज की, एम हैमल ने बताया कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है ओके वो बहुत ही वन ऑफ द ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये क्या है, क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है. बिसाइड्स दैट इन्होंने ये भी कहा कि जब आप गुलाम होते हो तो लैंग्वेज एक की का काम करता है, प्रिजन के की का. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और लेसन पढ़ा. आई वॉज अमेज्ड, क्या बोल रहा है, फ्रेंच वॉज सेइंग ही वॉज अमेज्ड सब बहुत खुश था. उसे अमेज्ड वर्ड यूज़ करते हैं जब आप सरप्राइज भी होते हैं और खुश भी होते हैं. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. क्यों वो, वाई ही वॉज अमेज्ड, बिकॉज ही जस्ट गॉट ऑल द थिंग्स दैट वॉज टॉट बाई एम हैमल ऑन दैट डे. उस दिन एम हैमल ने जो भी चीज़ें पढ़ाई वो बहुत अच्छे से समझ गया. डू यू नो व्हाट वाज द रीज़न? इसके पीछे 2 रीज़न थे. सी, all he said seemed so easy. He was saying कि एम हैमल ने जो भी कहा वो सब कुछ इसको बहुत ही आसान लगा. ठीक है, he found all the things very easy. I think too that I had never listened so carefully. उसने साथ में ये भी सोचा कि इससे पहले I had never listened so carefully, उनकी बात को इसने ध्यान से नहीं सुना था. एंड दैट ही, दूसरी एक बात और थी कि एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, ही मीन्स कौन, मिस्टर एम हैमल. एम हैमल ने शायद इतने अच्छे से समझाया भी नहीं था एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू. फ्रेंच बोल रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे पुअर मैन, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं, हेल्पलेस होगा. इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था कि वो अपना सारा नॉलेज दे देना चाहते थे. वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स, चाहते थे कि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें आ जाए एट वन स्ट्रोक, एक बार में. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. उसके बाद राइटिंग का लेसन हुआ इन लोग के क्लास में. दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. उस दिन एम हैमल के पास इन लोगों के लिए नई कॉपीज़ थी, सारे लोगों के लिए. M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France. और उस पर क्या लिखा हुआ था राइटिंग कॉपी पे, फ्रांस एल्सिस फ्रांस. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. हर जगह मिला गया और ऐसा लग रहा था कि ये फ्लैग की तरह है. द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, रॉड here desk is being compared to rod, and those writing books are being compared to flags. You ought to have seen how everyone set to work. फ्रेंच इज टेलिंग अस, रीडर को बोल रहा है
यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर यू किसके लिए यूज़ किया गया है? रीडर्स के लिए, हम लोगों के लिए, कि वो बोल रहा है कि आप लोग देखते कि कैसा वो सीन था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, अगेन रिमेंबर इट, जब भी हमारा हाउ और व्हाट से सेंटेंसेस शुरू होते हैं और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, ये एक्सटेंट बताता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा था, मतलब वहाँ बहुत शांति थी। द ओनली साउंड, वहाँ पे सिर्फ एक आवाज़ थी, और वो आवाज़ किस चीज़ की थी? द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, जो लोग वो लोग लिख रहे थे। Once some bitters is an insect flew in मतलब कुछ कीड़े आ गए, but nobody paid any attention, लेकिन किसी ने कोई attention नहीं दिया। attention के लिए दूसरा वर्ड आप heed भी लिख सकते हो। then not even the littlest one, जो सबसे छोटा था उसने भी नहीं। who worked right on pressing their fish hooks as if that was a friends too, क्योंकि कोई नहीं, सब लोग क्या किस चीज़ पे ध्यान दिए हुए था? अपने राइटिंग पे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, रूफ पर पिजन्स जो थे कूक कर रहे थे। कू मीन्स व्हाट? साउंड ऑफ द पिजन। और द फ्रेंच ने सोचा, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, उसने खुद पे सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। ये क्या बोलता है? ही वॉज सरप्राइज्ड, ये बोलता है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो लोग पिजन्स को भी जर्मन में कूक करवा पाएंगे? कैन दे चेंज द साउंड ऑफ पिजन्स ऑल्सो? नाउ सी नेक्स्ट, whenever I looked up from my writing I saw M. Hamel sitting motionless in his chair। motionless के लिए आप फिर से स्टिल वर्ड यूज करते हो, सिनोनिम्स हो गया। यानी बोल रहा है कि जब भी ये लिखते लिखते ऊपर देखता है, ये क्या देखता है? एम हैमल बैठे हुए रहते हैं मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट, गेजिंग मीन्स स्टेयरिंग, लुकिंग कंटिन्यूसली एट समथिंग, वन थिंग देन एट अनदर। ऐसा लग रहा था वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में याद के रूप में रख लेना चाहता। इन दैट लिटिल स्कूल रूम फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place। 40 साल से एम हैमल वहाँ पे थे, with his garden outside the window, और वहाँ पे खिड़की के बाहर विंडो थी, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका क्लास उसके सामने था। नेक्स्ट, जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ। सिर्फ डेस्क और बेंचेज जो थे वो अब स्मूथ हो गए थे, क्योंकि क्या होता, बहुत यूज़ के बाद जनरली क्या होता है, बहुत यूज़ के बाद आपका ये स्मूथ हो जाता है, घिस जाता है, रफनेस ख़त्म हो जाता है। और क्या था वहाँ पे? द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द हॉप वाइन यहाँ पे क्रीपर के लिए यूज़ किया गया है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंट अबाउट द विंडोज़। कैसे क्रीपर्स जो होते हैं वो सपोर्ट लेके ट्वाइंट ट्विस्टेड हो जाते हैं, चारों तरफ वो ऊपर चल रहे थे क्लाइंबर्स। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। उनकी सिस्टर जो थी, एम हैमल अपनी बहन के साथ रहते थे, और इन बच्चों को आवाज़ आ रही थी कि उनकी बहन सारी चीज़ों को क्या कर रही थी? पैक कर रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ओके, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि दूसरे दिन ही उनको कंट्री छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें करेज थी, वो सारे लोगों का लेसन सुन रहे थे। After the writing we had a lesson in history and then the babies chanted their ba baby bo boo, okay, उनका जो लैंग्वेज था, उनका जो ये था, उन्होंने गा के सुनाया, चैंटिंग, गाना एक साथ। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉशर, वहाँ ओल्ड हॉशर बैठा था, पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, मैंने कहा था कि हॉशर था प्राइमर लिए हुए, and holding his primer in both hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. You could, already again I am telling you, यहाँ पर you किसके लिए यूज़ हुआ है? You यूज़ हुआ है हम रीडर्स के लिए। You could see that he too, he कौन? हॉशर, he was, वो भी रो रहा था। His voice trembled with emotions, उसकी वॉइस जो थे ट्रैम्बल, शेक कर रहे थे, and it was so funny to hear him, उसकी आवाज़ सुनकर बहुत फनी लग रहा था, मतलब हंसी आ रही थी। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम लोग
लाफ भी करना चाहते थे और क्राई भी, फनी लाफ करना चाहते थे क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर, और क्राई इसलिए बिकॉज दे आर गेटिंग इमोशनल as it was their last lesson. Ah, how well I remember it, that last lesson. All at once, the church clock struck 12. अचानक से क्या हुआ, चर्च की घड़ी ने कितने बजाया, 12. Okay, it's 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussian. उसी समय प्रूशियन के trumpet बजे. Trumpet is a musical instrument. You could see the image of trumpets on net. Returning from drill sounded under our windows. वहाँ से आवाज़ आ रही थी, ट्रम्पेट बज रहा था, इससे पता चल रहा है कि वो लोग अपने ड्रिलिंग से वापस लौट रहे थे. Very pale in his chair. उसके बाद वो खड़े हो गए. In his chair, I never saw him look so tall. यहाँ पर tall हाइट के सेंस में नहीं बोला जा रहा है. French is using this for respect that he had for M. Hamel. See, my friends, said he. I. He couldn't say, but something choked him. He could not go on. Go on मतलब he could not carry on. वो बोल नहीं सके. He could not speak what he wanted to say. So, then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, अपने पूरे शक्ति लगाकर क्या लिखा, he wrote as large as he could. जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा. And what did he write? See. Vive la France. Why did M. Hamel wrote Viva la France on the blackboard? M. Hamel wrote Vive la France on the blackboard. इसलिए लिखा to show his love for his country. He wanted to show his love for his country as well as for the French language. और अपने since इन्होंने ये कैसे लिखा, French language यूज़ करके. In addition, साथ ही साथ he was displaying his resistance of the German occupation of France. और इस तरह से वो resistance भी show कर रहे थे. Okay. Then he stopped and leaned his head against the wall. रुके और उसके बाद उन्होंने क्या किया. Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word, बिना एक word बोले हुए, he made a gesture to us with his hand. उन्होंने हाथ से इशारा किया. क्या? What it was? It was, school is dismissed. You may go. Good. Last sentence of M. Hamel was word नहीं, क्योंकि it was a gesture. उन्होंने कुछ बोला नहीं. He said nothing. उन्होंने कुछ नहीं कहा. उन्होंने इशारा किया कि school is over. Okay, fine. Thank you.